बिहार के चर्चित राजनेता लालू प्रसाद यादव के साले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई गोपालगंज से एक बार विधायक, एक बार काली पांडे जैसे बाहुबली को हराकर सांसद भी बने। 2 बार बिहार विधान परिषद की शोभा बढ़ा चुके साधु यादव, जिन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव गोपालगंज से लड़कर 51,000 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। साधु यादव को आज भी गोपालगंज में सभी वर्ग एवं सभी जातियों का भरपूर साथ समर्थन मिलता रहा है, किंतु यादव मुस्लिम मतदाताओं की लालू की पार्टी राजद के साथ जाने के कारण यह चुनाव हार जाते हैं। लालू प्रसाद यादव का विवाह राबड़ी देवी से होने के बाद से सत्ता के आखिरी चरण 2009 तक ये साथ रहे। तब तक सत्ता लालू परिवार के पास रही, किंतु इनके जाने के बाद लालू परिवार सत्ता से दूर होता चला गया। एक दौर ऐसा भी आया जब विधानसभा एवं लोकसभा में राजद की सीटें काफी कम हो गई। साधु यादव लालू के संकट मोचक हमेशा से रहे हैं। अल्पमत की राबड़ी सरकार जब जब लड़खड़ाई तो साधु यादव का भरपूर सहारा मिला। चलिए जानते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में खुद साधु यादव से। नहीं, मेरा जन्मभूमि है और कर्म भूमि भी है। पढ़ाई लिखाई सब हमारा गोपालगंज घर से ही शुरू हुआ है। बोले और कहने के लिए ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, लेकिन ब्राह्मण बहुल क्षेत्र नहीं है। अपना अपना हिसाब से लोग मानता है, लेकिन हमने जो गोपालगंज से चुनाव लड़ा और वहीं से असेंबली में गया, वहीं से लोकसभा में भी गया। उसके पहले 2 बार हम एमएलसी रहे और मेरा करियर वहाँ से शुरू हुआ। छात्र जीवन से भी मैं वहीं से राजनीति शुरू किया था। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और हमने चुना और लालू जी क्यों नहीं चुने। लालू जी ने छपरा को चुन लिया था पहले ही 77 में, और छात्र जीवन से उनका राजनीति शुरू हुआ पटना से। 70 के दशक से राजनीति कर रहे हैं और 77 में छपरा से लोकसभा निर्वाचित हुए। तब से सोनपुर, छपरा और फिर बाद में दानापुर, राघोपुर, पटना जिला भी और वैशाली जिला को भी उन्होंने चुना और वहाँ से चुनाव लगातार जीतते रहे, छपरा और वैशाली से। एक अहम सवाल है, आपने राबड़ी लालू सरकार में संकट मोचन की भूमिका निभाई थी। अब जब सत्ता तेजस्वी से चंद कदम दूर थी तो आपने चुप्पी साधे रखी। क्या आप भांजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, जबकि मांझी से आपके मधुर रिश्ते रहे हैं, जग जाहिर है? नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री थे तो वो आपसे मिलने भी आपके आवास पर आए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बात सही है कि हमारे मांझी जी से अच्छा संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी था, आज भी है। और अगर परिवार के लोगों को ज़रूरत होगा, अगर चाहेंगे, कहेंगे तो फिर हम कहीं अलग थोड़ी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इच्छा अगर कोई व्यक्त करे तो हम बिल्कुल साथ हैं। तो आपने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? आप तो कांग्रेस में भी रहे। कांग्रेस में रहे हम। ये आपका नरेंद्र मोदी जी ने हमको 25 बार कॉल किया था और कांग्रेस में 2009 में हम गए और बेतिया से चुनाव लड़े। हमको 71,000 वोट प्राप्त हुआ और तीसरा नंबर के कैंडिडेट हम रहे और 1 नंबर का कैंडिडेट में संजय जायसवाल रहे। 2 नंबर में प्रकाश झा जी आए जो मेरे नाम पर फिल्म भी बनाए थे और तीसरा नंबर के उम्मीदवार हम वहाँ थे। तो हमको 71,000 वोट प्राप्त हुआ था 2009 में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बुला करके सोनिया गांधी ने हमको ज्वाइन कराया था और बहुत लोगों को मेरे साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ था जो मेंबर पार्लियामेंट थे। तो सबको उन्होंने टिकट दिया था और हमारे आने के बाद से कांग्रेस के वोट का प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन कांग्रेस में जाने का मतलब हुआ कि आप वहाँ 2 तरह की बात थी कि तो पूरा मक्खनबाजी करते तब जाके आपको हासिल होता। तो हम में ये गुण नहीं है, कहीं मक्खनबाजी करने का कहीं गुण नहीं है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम लोग राजनीति करना जानते हैं।
और मजदूरी करना भी जानते हैं, नहीं, एक चीज और, मेहनत कश लोग हैं। एक आम बात, नरेंद्र मोदी से गुजरात जाकर मिले भी आप, किसके विरोध के कारण भाजपा में आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई? देखिए, हम किसी को दोष नहीं ठहराएंगे, चूँकि हम किसी को कह दें तो ठीक नहीं होगा, चूँकि हम भी जानते हैं और जो लोग रोके हैं वो भी जानते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता ये नहीं थी कि हमको नरेंद्र मोदी जी ने 25 बार कॉल, रिकॉर्ड है, मतलब आप कभी भी उसको देख सकते हैं। हमने नहीं प्रयास किया था, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने 13 में ये हमको 25 बार कॉल किया उन्होंने, और उसके बाद हमारी प्रोग्राम बनी कि ठीक है हम आएंगे। तो यहाँ तक वो हमको तो जहाज़ भेजने के लिए भी तैयार थे, सभ्या में, हवाई अड्डा हथुआ में, कि आपको हम जहाज़ भेजते हैं, आप आइए। लेकिन हमने उस दिन उनको बताया कि नहीं भाई ऐसे ऐसे है, तो वो बोले कि नहीं आज के दिन तो बिल्कुल आप कंफर्म करिए। तो हमने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, जब इतना बार कॉल आ गया तो फिर हम लोग आपस में बोला कि भाई चलिए भाई, इतना मुख्यमंत्री बुला रहा है तो चलना चाहिए। तो हम चले गए। लेकिन वहाँ जब गए तो कुछ पार्टी पॉलिटिक्स की बात हुई, ये बात सही है, लेकिन उसका अभी कोई समय नहीं था। उसको हम लोगों ने बाद में उसको हम लोगों ने कुछ डिसीजन लेते, लेकिन पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुछ ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के ही उन लोगों ने कुछ करने लगा। तो फिर हम चुप बैठने वाले में से थे नहीं। और जो बीजेपी के अंदर जो लोग सोच रहे थे तो वो भी हमारे साथ कोई बात नहीं थी। हमारे बीच, नरेंद्र मोदी के बीच जो बात हुई थी वो सीट को लेकर के बात हुई थी, और सीट पर हमारी सहमति थी, लेकिन उसको हम लोगों ने आगे की तरफ टाला था कि आगे भी इसको। लेकिन बीच में पार्टी और दल के लोगों ने जो काम किया कांग्रेस के, वे लोग गलत कर गए। अच्छा, एक चीज, यादव जाति जो राजद का मूल वोटर है, उनके व्यवहार के कारण आज अन्य पिछड़े जैसे वैश्य या स्वर्ण, राजद से उन लोगों ने, इन समाजों ने दूरी बना रखी है, जबकि वैश्य अति पिछड़ों ने ही 15 वर्षों तक लालू राबड़ी के सत्ता में बनाए रखा था, अब दूर चले गए हैं। क्या आप सुझाव देंगे तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए, हमारा राजद जो वोट है मूल वोट है, और राजद के साथ सभी तबके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि तबका नहीं है, सभी वर्ग, सभी तबका के लोग राजद के साथ हैं। और एक दौर था, और लालू प्रसाद जी 90 में जब मुख्यमंत्री बने तो जितने पिछड़ी जाति थी, जिसको पचफोड़ना लोग बोलते हैं, तो सभी जाति के लोग जो है लालू प्रसाद जी के साथ हो गए थे। और वो दौर था कि अगर कांग्रेस के ज़माना में कोई खटिया पर नहीं बैठता था, कुर्सी पर नहीं बैठता था, दबे कुचले जितने पिछड़ा, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, सारे छोटे जाति के जो लोग थे, ये लालू यादव को आने के बाद से उनको ताकत मिली और वो बुलंदी पर गए और पहचानने लगे कि हमारा अधिकार क्या है। उसके बाद लालू जी ने कहा कि छोट के राज का मतलब वोट के राज। नहीं, ये तो बातें ठीक है, लेकिन जब से आप दूरी बनाए, लालू फैमिली से जब से आपने दूरी बनाया, तब से लालू यादव सत्ता में नहीं, ये तो जग जाएगा। नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि काहे ऐसे है नहीं है, वो तो बात का चीज़ है। लेकिन लालू जी के आने के बाद ही बिहार में परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन का नतीजा हुआ कि देश भर में ये परिवर्तन हुआ, देश भर में परिवर्तन हुआ। जितने पिछड़े लोग थे, बैकवर्ड थे, अत्यंत पिछड़ा थे, पचफोड़ना थे, इस सबको ताकत मिली। और सब आदमी जो है, कहीं कोई गुजरात में बना, कहीं कर्नाटका में बना, कहीं मद्रास में बना, और कलकत्ता में बना, आसाम में बना, उड़ीसा में बना, ये उत्तर प्रदेश में बना। तो ये लालू जी के आने के बाद ही एक जुनून सवार हुआ देश में, एक बड़े पैमाने पर पैदा हुआ पिछड़ी जाति में लोग। बिहार के लिए आपकी आगामी राजनीति योजना क्या होगी? आगामी तो हम तो लगातार चुनाव में हैं, और हमने कोई पार्टी नहीं बनाया, पार्टी एक बना करके चलाए थे। एक चुनाव हमने पार्टी में लड़ा था, तो बड़े बड़े लोग को ही पार्टी बनाए। तो जो मुख्यमंत्री लेवल का जो लोग थे, जो लोग पार्टी बनाए, उनकी तो पार्टी चली गई। लेकिन उससे जो नीचे लोग जो सोच करके पार्टी बनाए, वो पार्टी एक आध बार लोग लड़ा, उसके बाद से पार्टी गौन हो गई। तो हमारे ही साथ ही नहीं है, ये बहुत लोग हैं, नाम हम नहीं गिनाना चाहेंगे क्योंकि सबको खराब लगेगा। क्या सुझाव देंगे अपने भांजे को?
नहीं, भाजपा को आप हमारा क्या मुख्यमंत्री सुझाव देखना चाहते हैं? देखिए, ये बात नहीं, देखने या नहीं देखने की कोई सवाल नहीं है। हमसे अगर कोई चाहेगा कि आप इसमें सहयोग करिए तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि भगना बने मुख्यमंत्री, परिवार के लोग भी बने मुख्यमंत्री, हम क्यों नहीं चाहेंगे? ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं चाहेंगे, चाहेंगे। कोरोना में मुख्यमंत्री पर आपकी क्या तल्ख टिप्पणी होगी, इसलिए कि आप देखिए, कोरोना में हमने पहले भी कहा कि कोरोना काल जो है ये कोई जानवर से पैदा हुआ ये वायरस नहीं है। ये सोची समझी साजिश चाइना के द्वारा किया गया या ट्रंप के द्वारा किया गया या जिसके द्वारा भी किया गया है, हमारे भारत के देश के साथ गलत किया गया है। और भारत के लोग आज समझ रहे हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक भी आज ओपन कर दिया, खुलासा कर दिया कि ये आपदा नहीं है, ये लाया गया चीज़ है। तो ऐसे तो नुकसान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ही सोचना चाहिए था। हमने पीछे भी कहा कि प्रधानमंत्री जी जब आपसे बने हैं तब से जो है आपका पांव जो है अशुभ साबित हो रहा है, और जब से बने हैं तब से ही देश में संकट है। कभी नोटबंदी का, कभी जीएसटी का, कभी ट्रिपल तलाक का, कभी 370 का, और ये देश में कभी खुशी का वातावरण नहीं बना, खुशी का माहौल नहीं आया। इसलिए अब कोरोना आ गया, 1.5 साल से कोरोना का ही मार देश की जनता झेल रही है। तो हमने स्पष्ट पहले ही कहा था, और शुरू में भी हमने कहा था कि जब मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो ये बात भी सत्य है, हम सब स्वीकार करते हैं कि हम लोगों ने ही आवाज़ उठाया था कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। लेकिन हम लोगों के मन में ये नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ठीक से नहीं चला पाएंगे। ये तो बाद में पोल खुली प्रधानमंत्री का कि ये तो आदमी देश चलाने के लायक नहीं है। तो देश तो अब बना देने के बाद तो झेलेगा ही, जितना दिन झेलना है, लेकिन अब देश की जनता झेलना नहीं चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री पर आपकी क्या टिप्पणी हुई है? बिहार के मुख्यमंत्री जी से हमारा यही था कि आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे चल के क्या करेंगे? आपका रेवेन्यू का जो दारू और बालू का जो था, ये हमारा बिहार का मूल चीज़ था, जिसे देश में जब दारू बंद नहीं है तो आप एगो बिहार में दारू बंद करके क्या करेंगे? अब बताइए हमको। चारों तरफ देश में बिहार दारू बिक रहा है, कहीं बगल का राज्य ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, दूसरा देश भी बगल में, तो सब जगह दारू बिक रहा है। अब बिहार को चाहिए कि हम दारू नहीं बेचने दें, तो आपका तो कानून है, लेकिन कहाँ कोई मान रहा है? बेचने वाला बेच रहा है। वो तो आपने बंद करके 50,000 करोड़ का एक माफिया बिहार में खड़ा कर दिया है। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से कहना था कि आप बालू के पॉलिसी और दारू के पॉलिसी को बदलिए और रेवेन्यू को जनरेट करिए, ताकि बिहार खुशहाल हो, बिहार मजबूत हो। तो आप बिहार को मजबूत बनाइए, कंगाल मत बनाइए। अब तनख्वाह देने का पैसा नहीं मिलेगा आपको, तो आप जनरेट कहाँ से कर रहे हैं? गरीब के ऊपर भार मन डालिए। आप जो है स्टाम्प का टिकट ले लीजिए, ज़मीन का भाव देख लीजिए, किसान को जितना पैसा नहीं मिलेगा उससे बेसी आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा चीज़ है जो आम आदमी के ऊपर आप लोड कर दिए हैं, भार पहुंचा दिए हैं। तो इसके लिए हमको मुख्यमंत्री को कहना था कि आम आदमी को सहूलियत हो, मैक्सिमम भार कम हो, और आप रेवेन्यू जनरेट करिए, आप वेलफेयर बनिए। सरकार कल्याणकारी होती है, जनता के भलाई के बारे में सोचती है। आप जनता के भलाई के बारे में कब सोचिएगा? ये हमारा मुख्यमंत्री जी से कहना। हम सब कोई जाति हम का दुश्मनी थोड़ी किसी से है, लेकिन बिहार के भलाई के लिए हम कह रहे हैं, बिहार के नौजवान के लिए कह रहे हैं, बिहार के किसान के लिए कह रहे हैं। बिहार में जो भी रोजगार करता है, रोजगार नहीं है बिहार में, कोई रोजगार नहीं है। अगर बिहार में रोजगार होता तो हमारा आदमी बाहर नहीं जाता, बाहर जाता है, दर दर के ठोकर खाता है। तो हम वो डेवलप करें, बिहार को विकास के गति को बढ़ाएं, विकास करें, विकास लाएं, और यहाँ उद्योग का हम काम करें, जो भी उद्योग करें। अभी जैसे हमारे यहाँ गन्ना मिल है, तो गन्ना मिल है तो उद्योग तो है, उसमें जो भी आदमी खटता है उस जिला के लोग हैं, अपना उनको रोजगार मिल रहा है। तो उसी तरह से आप कारखाना और फैक्ट्री लगाते तो आपको जो है रोजगार डेवलप होता, तो उससे रोजगार आदमी के बेकारी खत्म होती। तो ये सारा चीज़ है जिसको किया जा सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं कुंभकर्ण की तरह सो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा ये जगेंगे कब। पार्क बनाते हैं तो पार्क से क्या, पार्क में घूमने वाला आदमी नहीं रहेगा तो आप पार्क बना के क्या करेंगे? तो आप अस्पताल बनाते, आप बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था करते,
वह सब कारगर होता। वह बच्चा पढ़ के जाता, आपका नाम लेता, आप अस्पताल बढ़िया बनाते। तो जैसे कोरोना जैसे महामारी है, आप दर दर के ठोकर, आपके पास तो कोई चीज़ है नहीं, आपके पास ना दवा है, ना किट है, ना बेड है, ना अस्पताल है, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। ये पूरा दुनिया जान गया कि बिहार और भारत के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरह का नौबत क्यों आया? आपदा अचानक आता है, लेकिन ये आपदा नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री, देश के भारत के प्रधानमंत्री का लाया गया ये कोरोना काल है। अगर ट्रंप को 3 महीना इंतजार नहीं करते तो भारत में कोरोना नहीं फैलता। तो दोष तो प्रधानमंत्री का है। अगर पूरा WHO का ये मामला नहीं उठता पूरे वर्ल्ड का, तो प्रधानमंत्री पर 302 का मुजरिम कहलाते। सारे जितने लोग मरे थे सब केस उनके नाम पर होता, लेकिन WHO इसमें इन्वॉल्व है, पूरे दुनिया में ये बात फैल गया है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बच रहे हैं। नहीं तो 302 का मुजरिम एकदम करार होते वो।